Good morning, MNS aspirants. Myself, Sandeep Kumar Reddy from Engineers Competitive Training Academy. Today, I'll be discussing regarding MNS interview concerning part 3. Already मैंने up to part 2 डिस्कस किया गया है और डिफेंस कंसर्निंग जो भी जॉब्स रहेगा उनमें क्या क्या सवाल पूछा जाता है वो अलग 4 पार्ट्स आपको इस इंटरव्यू टिप्स प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा. प्लीज़ गो थ्रू माई प्लेलिस्ट, यू विल फाइंड एवरीथिंग इन दैट. और जो भी देख रहे हैं इनको अलग अलग पार्ट्स ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेवल आएगा रिलेटेड टू डिफेंस एज वेल एज़ पर्सनल इंटरव्यू. सो चलिए देखते हैं. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, जो भी पर्सनल डिटेल्स पूछते हैं उसमें बतानी है. अगर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम एंड इट्स मीनिंग, ये आपको पता होनी चाहिए, आपका नाम और उसका मीनिंग. आपका चेक विद द फैमिली पंडित और गो थ्रू गूगल फॉर द मीनिंग एंड शुड नो समथिंग ऑप्टिमिस्टिक. जो भी आपका नाम है वो उसके बारे में आपको पॉजिटिव बताना है, ऑप्टिमिस्टिक आंसर देना है आपको. अगर आप कहीं उसके अंदर नाम के अंदर अगर कुछ आपको लगता है कि ये पेसिमिस्टिक टाइप का है, यू कैन जस्ट अवॉइड दैट, टेक द ऑप्टिमिस्टिक वन. जैसे कि आई हैड गॉन थ्रू इंटरनेट एंड जो भी है आई हैड गिवन इन इट. सो माई नेम इज़ संदीप कुमार, सो दैट इज़ द रीज़न वॉट एवर हैज़ गॉट फ्रॉम द इंटरनेट आई हैड गिवन इन इट. से विथ कॉशन, आप वहाँ पे जब बोलोगे ना तो आप कोई मतलब यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन टेलिंग जो भी है, चाहे वो वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंसेस, बट यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिव. बी रेडी फॉर एनी क्रॉस क्वेश्चंस. जो भी अगर सवाल पूछा जाता है आपसे इन बिटवीन, यू हैव टू गिव द पॉज टू देम एंड यू हैव टू वेट फॉर द वॉट आर द क्वेश्चंस इन बिटवीन. नो हु गेव दिस नेम, आपको पता होनी चाहिए कि ये नाम किसने आपके घर में दिया था, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा ये नाम किसने सेलेक्ट किया आपके घर में. तो आपको बताना है कि मेरे दादी है, जो भी है, मम्मा है, पापा है, ये आपको बहुत ज़रूरी है पता होना. अगर आप वहाँ जाने के बाद मुझे नहीं पता सर, ये थोड़ी बोलोगे, आप गलत बोलोगे. क्यों आपकी मम्मा ने एक नाम क्यों चूज़ किया था, आपको बताया आपके मम्मा ने ये मैंने नाम दिया था ये इसीलिए नहीं ना. सो जो भी है उन्होंने आपको उसका बैकग्राउंड स्टोरी पता होनी चाहिए. उन्होंने एक पंडित से मिली है और उन्होंने ये सजेस्ट किया 2-3 नाम, उसके अंदर से मुझे ये, तो वहाँ जाने के बाद ये लड़की वर्कआउट करके आई, शी इज़ स्मार्ट. तो आपको ये पता होनी चाहिए. अगला जो है व्हाट इज़ द अदर नेम दैट वाज कॉल्ड बाय योर पेरेंट्स. आपको नाम तो आपका है ही, पर उसके अलावा क्या होता है घर के अंदर आपका दूसरा नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि सबका अपना अपना एक नज़रिया होता है, अपना लड़की को बुलाने का तरीका होता है, वो आपको पता होनी चाहिए. अगर आपको वो नहीं पता तो प्लीज़ चेक करिए. जो भी नाम है, 2-3 नाम है, मम्मा इस नाम से बुलाती है और पापा इस नाम से बुलाते हैं. यू वर्कआउट विद दैट और उसका आंसर आपके पास होना चाहिए. अगला देखते हैं व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर एंड वाई. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है. आपका फेवरेट कलर आपको पता होनी चाहिए और उसका क्या मीनिंग है, क्या क्या मीनिंग बनता है, आप नीचे दिया हुआ है. अगर आपको लगता है कि आपका कलर जो भी ड्रेसेस है आपका, अगर कुछ लोग होते हैं काफ़ी गोरे होते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा मीडियम होते हैं, वेटिश कलर, तो डिपेंड करता है आपको किस पे सूट करता है और कौन सा आपको अच्छा लगता है. उसके हिसाब से आप लोग जो भी इधर दिया हुआ है, ब्लू, रेड, ब्राउन. इन माई केस माई कलर इज़ ब्लू. दैट इज़ द रीज़न यू विल फाइंड मैक्सिमम वट एवर द कंटेंट आई प्रिपेयर, दैट इज़ मैक्सिमम यू विल फाइंड इन अ ब्लू थिंग ओनली. So that is tranquility, love, loyalty, security, trust, intelligence, coldness, fear, masculinity. These are all there in this blue. Rest all you can directly go through whatever the colors you have, but be ready for the cross questions whatever they ask. They may ask, okay, tell me about white color. So you have to give the answer towards that question. क्योंकि ये goodness, innocence, purity, fresh, easy and clean कह सकते हो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको पता होना. आपको कुछ चीज़ें आप लोग प्लीज़ गो थ्रू वॉट एवर हैज़ बीन गिवन. आई एम नॉट टेलिंग कि हर कलर की आपको पता होनी चाहिए. जो मेन बेसिक कलर्स हैं, क्या क्या है बेसिक कलर्स, ब्लू, ग्रीन, रेड, आपको पता होनी चाहिए. कौन सा कलर्स मिलाने से कौन सा कलर फॉर्म होता है, ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए. बेसिक कलर्स को फॉर्म करने के बाद ही ये अलग अलग कलर्स फॉर्म होते हैं. और उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर आप साइंस में, फिज़िक्स में जाइए, आपको यू विल फाइंड एवरीथिंग व्हाट एग्जैक्टली सियान इज़, मैजेंटा क्या होता है, सियान क्या होता है, ये सब आपको उसके अंदर पता चल जाएगा.
जो भी वहाँ पे इंटरव्यू होगा, दैट इंटरव्यू हैज़ टू बी कन्वर्जेशन मैनर। जिस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ वैसे ही आपके पास एक कन्वर्जेशन मैनर में होनी चाहिए। आपको जैसा वो सवाल पूछ रहा है, आप किताब पढ़ रहे हो, तो कुछ लोगों का कंटेंट ही ऐसा प्रिपेयर किया रहता है कि वो एकदम किताब से लेके आया हुआ उसको वहाँ पे पॉइंट वाइज बता रहा है। वो इजीली पहचान लेते हैं कि ये लड़की जो है किताबी जो बिब्लियोफाइल कह सकते हो, किताबी कीड़ा कहते हैं, ये किताब में जो है उसी को रट के आया यहाँ पे बता दिया है इन्होंने। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप बता रहे हो एक कन्वर्जेशन मैनर होता है, तभी हम कहते हैं किसी से आप प्रैक्टिस करिए, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। फोकस्ड ऑन द वे यू स्पीक, आपको बहुत ज़रूरी है जिस हिसाब से आप बात कर रहे हो आपको उस पर फोकस करनी चाहिए, क्या आप बोल रहे हो। और वाइल स्पीकिंग मुंह के अंदर कोई सलाइवा नहीं होनी चाहिए, जिससे आपको जब बात करेंगे उसका छिटकारा नहीं आनी चाहिए। सो टेक योर टाइम। जो भी आप बात करेंगे घर पे, आपको लगता है कि सर मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो आप जो भी स्लाइड्स है आप गो थ्रू देम, पॉज देम, और उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। अपने वॉल्यूम को चेक करिए। नाउ द वे आई एम स्पीकिंग, आपको पता, इतना तो पता चली गया है इतना वीडियो देखने के बाद, जो भी जिस हिसाब से बात कर रहे हैं वैसे ही आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। आपकी सांसें आगे इंटरव्यू को नहीं सुनाई देना चाहिए। आप इतना पैनिक में मत हो जाइए, आपकी ब्रीदिंग जो है ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बी फ्रैंक, बी बोल्ड, बिकॉज एट 1-to-1 टॉक शो एक कुछ चीज़ें होता है कि वहाँ पे कोई भी सवाल अगर पूछते हैं आपको जवाब सेम टाइम आगे देना पड़ता है। और जो भी बंदा है उसके साथ साथ अगल बगल में जो भी इंटरव्यूअर्स है, जो भी साइकोलॉजिस्ट है, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट से होते हैं, उनको भी इम्पोर्टेंस दे के आपको बात करनी चाहिए। डोंट रीड लाइक ए बुक कंटेंट, जैसे मैंने बताया। टेक पॉज एंड कीप ऑन एडिंग द पॉइंट्स। आप कोई भी पॉइंट्स आप बता रहे हैं, ईच पॉइंट्स में एटलीस्ट आपको 1 या 2 सेकंड की गैप दे सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता है अगर कोई भी पॉइंट बताने के बाद दूसरी पॉइंट याद करने में या आपकी सांस लेने में टाइम ज़रूरी है, तो आप पॉज ले सकते हैं और 1 सेकंड या 1.5 सेकंड तक काफ़ी है आपके लिए। अगला, फोकस मोर ऑन द आई मूवमेंट एंड नॉडिंग। आप जानते हैं जब भी आप बात करते हैं आपकी अटेंशन जो है, आपकी इंटरेस्ट टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। आप अगर नीचे ऊपर दीवार देखोगे तो ऑब्वियसली हम जो बैठे हैं बेवकूफ़ है, तुम नीचे ऊपर देख रहे हो और साइड में देख रहे हो, तो गलत चीज़ है, वो गलत इंप्रेशन पड़ता है। आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि अपनी आई मूवमेंट्स पर एज वेल एज़ अपनी सांस पर अपना नॉडिंग भी, जिस हिसाब से आप कंटेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपकी जो हेड नॉडिंग जो है लिटिल बिट होना ज़रूरी है। ये थोड़ी है कि आप ऐसे स्टिफ होके बैठ गए और साथ में चिल्लाना शुरू कर दिए, नहीं। आपको उतना ही बताइए जितना चारों इंटरव्यूअर जो बैठा है उसको आराम से सुन सकें। कुछ लोगों का, कुछ लड़कियों का आवाज़ काफ़ी शार्प होता है, उस लड़कियों को मैं ये एडवाइस करूँगा, आपकी आवाज़ पहले से शार्प है, प्लीज़ आप लोग वहाँ पे तेज़ ना बोलिए। जो जिसका शार्प रहता है उसकी आवाज़ थोड़ा सा काफ़ी है, बहुत ही अच्छा। काफ़ी लड़कियाँ हैं बहुत ही कम्युनिकेशन स्किल्स, वो टाइम लेते हैं अच्छी तरह से, वो एक प्रिंसेस की तरह बोलते हैं। वैसे ही इंसान को प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो सबसे अलग पूरा शो करता है कि इस लड़की में कुछ तो बात है, उनकी बात करने की तरीका काफ़ी बहुत अच्छा है। अगला देखिए, टेल मी समथिंग अबाउट योर होम टाउन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सवाल। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, अपनी बारे में, अपनी जगह के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आप अपना जगह का नाम बताओ। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जोधपुर से होते हैं, आई एम फ्रॉम जोधपुर विच इज़ इन राजस्थान, ओके। सो उसके बाद जो भी वहाँ पे फेमस, वहाँ पे जो क्रॉप्स है, वहाँ क्या मतलब मेन वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये याद रखिए। जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ का जो सोर्स ऑफ इनकम है, टूरिज़म पे ज़्यादा 60% होता है, रेस्ट ऑल फार्मिंग में 30-40% डिपेंड करते हैं। और वहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस ये जगह है, और विजिटिंग प्लेसेस जो भी है, जो भी किला है, जो भी प्लेसेस है, पिंक सिटी किस लिए करते हैं वहाँ पे, जो भी उसका एक्सप्लेनेशन आपके पास सब कुछ होना ज़रूरी होता है। अपनी एरिया के बारे में आपको काफ़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जैसे हमारे साइड
काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि एक ट्री है, बनियान ट्री, द बिगेस्ट बनियान ट्री विच हैज़ ऑक्यूपाइड फॉर 8 एकड़। वो ऐसा ट्री है जो 8 एकड़ तक फैला हुआ है। वो हमारा एक लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल है और वाटरफॉल्स है, बट्रेपल्ली वाटरफॉल्स, और देर आर वेरियस प्लेसेस। कुछ जो अपने बारे में भी, आपके बारे में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए आपको। तो ऐसे सवाल अगर आते हैं, दे आर ऑल लड्डू, यू हैव टू टेक देम, यू हैव टू कंज्यूम इट विद, बहुत ही अच्छी तरह से आपको उसका स्वाद लेना चाहिए। ऐसे सवाल आपको जो जानते हैं, यू टेक द टाइम, एटलीस्ट 1.5 मिनट तक आप उसको इंगेज करने की कोशिश करिए, नॉट मोर दैन 2.5 मिनट। अगर आप इसी को खींचोगे मीटर, तो उनको पता चल जाएगा शी इज़ वेस्टिंग टाइम, और उनको भी टाइम देना चाहिए। ओके, इट्स ओके, यू आर फाइन विद दिस क्वेश्चन करके वो आगे निकल जाएंगे। ये चांस भी उनको ना दीजिए, वो भी पक जाएंगे आपकी जो सवालों से। आपका जो भी देंगे, ये सब पॉइंट्स, 5 पॉइंट काफ़ी है। और वहाँ का क्या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अगर वहाँ फेमस अगर है, ऐसा नहीं कि आप जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, नहीं, उस जगह का फेमस, जैसे कोई इलाहाबाद से है, आप जानते हैं कुंभ, महाकुंभ मेला विच इज़ सेलिब्रेटेड इन प्रयागराज, तो वो आप कह सकते हो फेमस पर्सन फ्रॉम दैट प्लेस। सर फ्रॉम आंध्र प्रदेश इफ़ आई से पीवी नरसिम्हा राव इज़ देयर। सो कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि आपकी उस जगह से कोई भी अगर पॉलिटिशियंस अगर बिलोंग करते हैं, आप कोई भी अगर स्पोर्ट्समैन बिलोंग करते हैं, आप बता सकते हैं, क्योंकि उस जगह इतना फेमस है कि आप उसके बारे में बताने में, पर्सनालिटीज़ के बारे में बताने में प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंट्स आपको मिनिमम याद रखनी है। अलग अलग फील्ड से अलग अलग चीज़ें आपको बताने से आपको एक अलग सा इंप्रेशन पड़ेगा, शी इज़ वेल प्रिपेयर्ड गाय। सो उसको ऑब्वियसली कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि ये लड़की को निकाल दे। हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू, ये बहुत ही बढ़िया एक सवाल होता है। आपने जब अच्छी तरह से रिस्पांस देना शुरू कर देते हैं इस पैंडमिक सिचुएशन में, आपको ये सवाल तो पूछेंगे ही। आप इतना अच्छा रिस्पांस जो दे रहे हो, जिसकी वजह से उसको डाउट आना ही आना है, क्योंकि वो यही देखा जाता है कि ये लड़की इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, ये ऑलरेडी फटाफट इतना अच्छा रिस्पांस कैसे होता है। इससे पहले भी हमने काफ़ी इंटरव्यू लिए, पर इतना तो स्मार्ट नहीं थे। चलिए ये सवाल पूछते हैं, तो आपको जवाब क्या देना है। आपको अ कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस लाइक बुक्स एंड यूट्यूब वीडियोस दैट वर अपलोडेड बाय वन ऑफ द नेवल ऑफिसर। आई एम वेरी सॉरी, जो भी ये पूछ रहे हैं, जैसे कि ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, जो भी मेरा व्यूअर्स है वो बता सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये जो भी देख रहे हैं, ये लड़कियाँ जो भी आप लोग देख रहे हैं, हर एक को यही सवाल का जवाब देना है, ये मैं नहीं कहूँगा, अपनी मर्ज़ी से बताइए। अगर आपको मेंशन करनी है, आप मेरा नाम आप मेंशन भी कर सकते हैं। अगर मेंशन नहीं करनी है, इट्स ओके। सो वर अपलोडेड बाय वन ऑफ द नेवल ऑफिसर विच प्रोवाइडेड गुड क्वालिटी। यहाँ पे आप देखिएगा, वन ऑफ द नेवल ऑफिसर हु प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी, यहाँ पे विच दिया हुआ है, जो कि गलत है। ये आपको पता होनी चाहिए ये सब चीज़ें सर। यहाँ पे हु प्रोवाइड्स good quality content and worked upon those fields and made like a good project by making the PPT and hard copy of it। ये आप पर निर्भर करता है कि आपने कोई उस पे कंपाइल करके मेन पॉइंट्स को, क्या आपने PPT बनाया या कोई हार्ड कॉपीज़ बनाया, यानी ज़ेरॉक्स वगैरह आपने टाइप करके लिया, जिससे आप लोग रिवाइज़ कर सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी वीडियोस आप देख रहे हो, उसको अच्छा खासा आप एक कंटेंट बनाएंगे। आप लास्ट मोमेंट जब जाते वक्त आप मोबाइल वगैरह तो कैरी नहीं कर सकते हैं, आपके पास एक पेपर रह सकता है, उस पेपर को आप आराम से एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं, की पॉइंट्स को याद कर सकते हैं, जिससे वहाँ जाने के बाद अगर कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है, वो रिवीजन करने के लिए काफ़ी आसान होगा। सो आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐसे बनाइएगा स्मॉल फॉन्ट में, वहाँ जाने के बाद कोई भी सवाल अगर आपसे पूछता है, ये जवाब आपके पास होना ज़रूरी है। आप कंटेंट लेके जाना प्रॉब्लम नहीं है, पर मोबाइल लेके जाना दिक्कत हो सकता है। और I practiced them in front of the mirror and evaluated by my parents. Once I felt I am good, then finally I was evaluated by my mentor. So whatever the name, आपको अगर कोई भाई है, आपका मेंटर है, जो आपका करेक्ट कर सकता है, आपका कोई रिलेटिव्स में है, तो आप उनको बोल सकते हैं मेरा इंटरव्यू लो। पहले अपने माँ बाप से अगर हेल्प करते हैं तो पापा मामा से हेल्प कर लीजिए। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं, और मुझे खुशी इस बात से है, ऐसे पेरेंट जो है अपनी बच्ची का पास टाइम नहीं है, वो अलग क्लास देख रही है और उसकी पापा मम्मा उनकी साथ दे रहे हैं बाय गोइंग थ्रू ऑल माय वीडियोस, और वो कंपाइल कर रहे हैं अपनी बच्चों के लिए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऐसे पेरेंट्स की मैं कदर करता हूँ और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि सबका साथ
देना बहुत ज़रूरी होता है, सभी साथ देना ज़रूरी होता है। आजकल इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में सब लोगों को ऐसे ही होना चाहिए। आई हैवंट गॉन फॉर एनी काइंड ऑफ कोचिंग आउटसाइड ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ कोविड पैंडमिक। आप जानते हैं दैट वी आर अवेयर दैट सर बिकॉज ऑफ दिस COVID pandemic, my parents were refused me to go any coaching and take the maximum whatever you can from the YouTube sources or any kind of online courses. So I had gone through this. So I was unable to attend any kind of YouTube whatever the regular courses. So आप बता सकते हैं मैं कोचिंग नहीं गया। तो आपको अपनी जो भी राय है, why do you want to join, आपको क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, वाई ओनली मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, एक ऐसा सवाल है जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो। इट इज़ समथिंग यूनिक प्रोफेशन टू सर्व द पीपल हु आर इंजूर्ड और एंड इल एंड इट गिव्स इमेंस प्लेजर इन हेल्पिंग द वन हु इज़ इन नीड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ आज के टाइम पे सबसे नोबल जो काज होता है वो है किसी की तेलुगु में कहते हैं मानव सेवा ये माधव सेवा। मतलब हम लोग जो एक दूसरे इंसान को जो हेल्प करते हैं वही सबसे बड़ा हेल्पिंग नेचर कहते हैं उसको। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इस एमएनएस प्रोफेशन में क्या होता है, वो बीमार होकर आता है या कोई भी इंजूर होकर आता है, उसको हील करने के लिए आपकी महत्वपूर्ण एक दिशा होता है, आपकी एक रोल होता है। तो यही है वो वैसे मुझे करने में मुझे इमेंस प्लेजर यानी काफ़ी अच्छी मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है। मेरे सामने से मैंने किसी और का ठीक किया, ये तो एक भगवान करता है और दूसरा एक नर्स करती है जो ख्याल रखती है। जो डॉक्टर की जो मेन जो है जो भी ऑपरेशन वगैरह ये सब अलग है। जैसे कि लड़के क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने पापा का बोलते हैं ये इसको बनाओ घर। घर तो बनाना पैसा देना आसान है लेकिन उसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बस यही है कि डॉक्टर जो है इंजेक्शन करता है, ऑपरेशन करता है, वो सब 1 घंटा में जो भी करना है करके छोड़ के चले जाता है। लेकिन उसकी जो बरकरार ख्याल रखना यानी उसको इंजेक्शन देना, उसको दवाई देना, उसका जो भी काम करना है, यानी एक पापा जिस हिसाब से घर के अंदर कोई भी काम काज करते हैं वैसे ही यहाँ पे नर्स का मेजर रोल होता है। डॉक्टर का तो सिर्फ 30% रोल होता है, बाकी जो पूरा का पूरा 70% का जो रोल होता है दैट इज़ नर्स ओनली, जो पूरा स्टेटस बताती है, उसको दिन रात ख्याल रखती है। और ये इस हिसाब से हेल्प करने से मुझे काफ़ी प्लेजर मिलता है। इट इज़ समथिंग इनएक्सप्लिकेबल दैट द इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ बी मॉनिटर डे बाय डे एंड बी क्यूर्ड विथ केयर। अगर आप केयर के साथ अगर किसी भी पेशेंट को अगर ख्याल रखते हैं, ये काफ़ी प्लेजर मिलता है क्योंकि दिन भर आपको एक एक दिन आपको देखने को मिलता है, क्या इंजरी हो, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपके सामने एक बंदा क्यूर हो रहा है तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्लाइमेट ऑफ द डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स लाइक मैच्योर्ड पीपल एंड लाइफ सिक्योरिटी ऑफ माई पेरेंट्स। सो यहाँ पे याद करने वाली चीज़ क्या है, क्या रीज़न की वजह से ज्वाइन हो रहे हो आप। द स्टैंडर्ड जो भी यहाँ पे जैसे कि मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी जो स्टैंडर्ड होता है, जो भी मिलिट्री नर्सेस होते हैं उनकी जो ड्रेसिंग सेंस होता है, उनकी एटिकेट्स होता है, एवरीथिंग जो क्लाइमेट है, जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो डिसिप्लिनरी क्लाइमेट होता है, एक दूसरे की कदर करना, एक दूसरे को विश करना, एक दूसरे की सब कुछ आपको ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में आपको अपने आप को अडप्ट करनी चाहिए इस हिसाब से ताकि एक दूसरे की कदर कर सकें। और वो चीज़ आपको यहाँ पे मैच्योर्ड पीपल मिलेंगे। और जो सिक्योरिटी होता है, जैसे कि पेरेंट्स, आप अगर ऑफिस से घर आ गए हो, आप लड़की हो, कल आपके बच्चे हो जाएंगे, आपका बूढ़े माँ बाप होंगे, उनका ख्याल अब सिविल में रहेंगे तो काफ़ी एक डर बैठा रहता है। बट इन द केस ऑफ डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका बच्चे भी सेफ़ है, आपका पेरेंट्स भी सेफ़ है, सब सेफ़ है। तो ये आपको एक प्लस पॉइंट आपको याद करता है जो कि डिफेंस फील्ड में ज्वाइन करने का। और आई बीइंग ए नर्स आई कैन वेरी वेल टेक केयर ऑफ़ माई पेरेंट्स विथ अटमोस्ट एफिशिएंसी। मैं जानता हूँ एट सम स्टेज मेरा पेरेंट्स भी बूढ़े होंगे, उनकी भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अगर मेरा हस्बैंड या बच्चे भी अगर बीमार हो जाते हैं, मैं इतना केयर रख सकती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतना लोगों को मैंने दिन रात एक करके हेल्प किया। तो आई कैन वेरी वेल टेक केयर ऑफ़ माई चिल्ड्रन एज वेल एज माई हस्बैंड एंड पेरेंट्स। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आपका आंसर होना चाहिए, क्यों ज्वाइन होना चाहते हो। ये प्रोफेशन मुझे अपने आप में यू हैव टू अडॉप्ट दैट।
व्हाट मोटिवेट्स यू टू डू योर बेस्ट ऑन द जॉब। ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपकी अपनी जॉब के अंदर काफ़ी मोटिवेशन देता है, जैसे कि द हेल्थ कंडीशन बी क्यूर्ड बाय गुड केयर दैट लीड्स टू द इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन आई पर्सनली फेस्ड एट माई होम व्हेन आई टुक केयर ऑफ माई ग्रैंडफादर और मदर। ये काफ़ी चीज़ है। क्या आपको इसी फील्ड में क्यों आपको ज्वाइन होना चाहते हो, क्या ऐसा कौन सा सिचुएशन है जो मोटिवेट किया है, आप कह सकते हो। जैसे कि जो भी हेल्थ कंडीशंस लोगों की अगर ठीक से केयर करने से सुधर जाए और उससे आपको इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन मिलता है। आई पर्सनली फेस्ड एट माई होम व्हेन आई टुक केयर ऑफ माई ग्रैंड मदर और फादर। आपको घर में कोई ना कोई बीमार हो गया होगा जिससे आपने काफ़ी अच्छी केयर लिया होगा। तो कहने का मतलब यही है, आपको केयर लेने से या आपको कोई इंसिडेंट अगर याद है आप बता सकते हैं, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो मेरे ज़िंदगी भर वो भी याद रखते हैं और मुझे भी काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस है और ताकि मैं आगे अच्छा कर सकूं अपने पेरेंट्स के साथ भी। लर्निंग न्यू थिंग्स एंड फेसिंग द न्यू सिचुएशन दैट मे बी हेल्पफुल इन आवर एंड अदर्स लाइफ आल्सो। आप बीइंग एज ए MNS एस्पिरेंट है, जो भी मिलिट्री नर्स एंड नॉर्मल नर्स भी है, तो काफ़ी नया चीज़ वहाँ देखने को मिलेगा। अलग अलग सिम्टम्स, अलग अलग डिजीज़ देखने को मिलता है। अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग लोगों को किस हिसाब से टैकल करनी है ये आपके हाथ में बहुत ही वहाँ पे रहता है। तो आपको उस सिचुएशंस को, जो भी हेल्पफुल सिचुएशंस है, अपना लाइफ के साथ साथ उनकी लाइफ में भी आप अच्छे लाइफ दोगे आप, क्योंकि आप केयर करोगे, उनकी इलनेस दूर हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो भी मैं कहानी सुना रहा हूँ, मैं मानता हूँ इस कहानी के पीछे काफ़ी एक्सपर्टीज़, काफ़ी लड़कियों का मेहनत भी है जिन्होंने मुझे शेयर किया। और प्लीज़ जो भी की पॉइंट्स हैं उस की पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। उस की पॉइंट्स को आप रख के आप अपने आप पे डाल के देखिए, मैं ये सिचुएशंस को कैसे बता सकता हूँ, वो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगला जो है, टू डू समथिंग इंजीनियस और इनोवेटिव मैनर दैट गिव्स मी इमेंस प्लेजर। आप हर दिन नया कुछ करोगे जिससे फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट्स आपको जितना अटमोस्ट केयर कर सकते हैं। जो आप अपनी सबॉर्डिनेट्स आएंगे तो आप कैसे उनको ट्रेन करेंगे, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको जिससे आपको काफ़ी प्लेजर मिलता है। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। टेल मी एन एग्जाम्पल ऑफ, नाउ आई एम आस्किंग, नो आई हैड स्नीज्ड। क्या रीज़न की वजह से स्नीजिंग आता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वाई इज़ दैट सो, यू हैव टू गिव दैट इन दैट कमेंट सेक्शन। टेल मी एन एग्जाम्पल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट गोल यू सेट, हाउ अचीव्ड इट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जॉइनिंग इन इंडियन नेवी वॉज द मेडन अचीवमेंट दैट चेंज्ड एवरीथिंग इन माई लाइफ। ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये सवाल अपनी निजी ज़िंदगी का, मेरा अपना ज़िंदगी का मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। पर आप लोग अपना निजी ज़िंदगी का जो भी है आप कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, आई कैन करेक्ट दैट। जॉइनिंग इन इंडियन नेवी वॉज द मेडन अचीवमेंट दैट चेंज्ड एवरीथिंग इन माई लाइफ। जब 17 साल की उम्र के बाद, इंटरमीडिएट के बाद, उस लड़के को कुछ पता नहीं बाहर की दुनिया क्या है। उस लड़का एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम पास करता है, फिज़िकल भी पास करता है, मेडिकल भी, भगवान की वजह से सब सही होकर सिलेक्शन हो जाता है। आपको क्या लगता है, एक माँ बाप की काफ़ी अच्छी एक खुशी मिलती है यंग उम्र में ही, उनका भी यंग उम्र है और साथ में इनका भी बर्डन निकल जाता है। 17 साल के अंदर एक पूरा का पूरा बर्डन फ्री हो जाता है, अपना मेंटल स्ट्रेस दूर हो जाता है। लड़का चले जाता है और 32 की उम्र में रिटायर होकर वापस आता है एट द एज ऑफ 32। सो आफ्टर कंप्लीटिंग 15 years of service, or even in my case I took the voluntary retirement, and after that to do the best, so took the voluntary retirement service and trying to do the best for the welfare of the students and for my family. So made a YouTube channel and completed 1200 videos within a span of 18 months. जो मैंने पिछला 18 महीने से जो मेहनत किया था वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 1200 videos have been uploaded into YouTube. I want to क्रैक SSC CGL 2018 जो अभी भी अवेटिंग है, उसको मैं क्रैक करना चाहता हूँ। इन विच आई हैड गॉन थ्रू 3 टायर्स। उसके अंदर 3 स्टेजेस होते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टेज है, वहाँ पे 3 स्टेज होते हैं। और अवेटिंग फॉर द रिज़ल्ट
I even do the freelancing, like I used to go to the colleges and start giving little bit explanation towards their career growth. ये भी मैं कर सकता हूँ और मैं करता रहूँगा भी, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. I want to maintain and stick towards my YouTube channel for the sake of poor and inefficient students. जो भी गरीब है, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, हर किताब के अंदर सब कुछ रहता है. लोगों को लगता है सर आप जो कह रहे हो हर किताब में मिल जाएगा, लोगों को लगता है, लेकिन किताब कितना ख़रीदोगे आप? आपके पास तो पैसा है लेकिन गरीब के पास पैसा नहीं रहता. और पूर स्टूडेंट्स और जो भी इनएफिशिएंट हैं उन स्टूडेंट्स को ये यूट्यूब चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. अगला जो सवाल है, गिव द डिटेल्स रिगार्डिंग द एग्ज़ाम्स यू हैव अपीयर्ड. आपसे ये सवाल पूछा जाएगा क्योंकि नाउ देयर इज़ अ ट्रेंड ऑफ एग्ज़ाम्स विच इज़ हैपनिंग डे बाय डे. पहला नीट होता है, उसके बाद मिलिट्री नर्सिंग सर्विस होता है, कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं रेस्पेक्टिव स्टेट्स में. आपसे ये सवाल तो आपसे पूछेंगे, गिव द डिटेल्स रिगार्डिंग द एग्ज़ाम्स यू हैव अपीयर्ड. ये तो आपसे पूछेंगे आप जो भी एग्ज़ाम्स दिए हैं आपको पता होनी चाहिए क्या क्या एग्ज़ाम्स किस किस कंसर्निंग होता है. जो भी मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है, अगर आपको लगता है कि सर देयर इज़ समथिंग यू हैव टू ऐड इन इट, जो कि मैं जितना जानता हूँ उतना स्टूडेंट से कंपाइल किया और इसमें अपलोड किया है. आप अगर इसमें कोई भी एग्ज़ाम अगर दिए हैं, अगर नहीं दिए हैं, क्यों नहीं दिए हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे क्रॉस क्वेश्चंस पूछा जाएगा. वो हम तो क्रॉस क्वेश्चंस पूछेंगे इंटरव्यू में, हमारी मर्ज़ी चलता है, क्योंकि आप अपनी दिमाग मत लगाइए. क्रॉस क्वेश्चंस अगर पूछेंगे तो जवाब क्या देना है आपको बताना है. कुछ लोग हैं सिर्फ MNS को देखे बैठे हैं, बाकी सबको छोड़ दिए, उनको कुछ मतलब ही नहीं बाकी में करना क्या. आप बाकी एग्ज़ाम देने में नुकसान नहीं, ना देने में भी कोई फ़ायदा नहीं अगर आप एक जगह फोकस कर रहे हैं तो. जैसे कि नीट के अंदर पहले क्या एम्स का अलग एग्ज़ाम होता था, जिपमर का अलग एग्ज़ाम होता था. आपको पता होनी चाहिए एम्स क्या होता है और जिपमर क्या होता है, और उसका अब्रिविएशन के साथ साथ सब कुछ आपको पता होनी चाहिए जो भी इसमें दिया गया है. आपसे अगर पूछा जाता है आपने जिपमर नहीं दिया, सर जिपमर क्या होता है मालूम नहीं सर, नहीं कह सकते हो आप. वहाँ पे आप आराम से कह सकते हो सर आई एम फ्रॉम दिस स्टेट, मेरे लिए ये एग्ज़ाम होता है इस हिसाब से. सो नीट आप जानते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वालों जो भी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं BSc, उनके लिए एम्स होता है, और उस जिपमर उसके अंदर मर्ज किया गया है. और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेने के लिए भी सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है. बाकी आप देख सकते हो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो आपने दिया था, और ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में अगर आपको जाना है, सो आप एग्ज़ाम अगर दिया तो इट्स वेरी गुड. और जिपमर एग्ज़ाम आप जानते हैं जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इज़ ए मेडिकल स्कूल विच इज़ लोकेटेड एट पुदुचेरी. द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी वॉट एवर इज़ गिवन दैट इज़ पुदुचेरी. पहले क्या कहते थे पौंडीचेरी, नाउ इट हैज़ बिकम पुदुचेरी. और वहाँ पे एक ऐसा कोई आश्रम है, उस आश्रम का नाम मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. जेनपा जो है स्टेट लेवल टेस्ट कंडक्टेड फॉर एडमिशन BSc नर्सिंग, दैट इज़ जो भी दिया गया आप देख लीजिए. इस हिसाब से अलग अलग टेस्ट होते हैं जो बल्कि आपको पता होनी ज़रूरी है, पर आपको जो भी दिया है वो बताइए, अगर नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. डू यू कंज्यूम अल्कोहल, क्या आप दारू पिए हो कभी? लड़कियां आजकल फैशन ट्रेंड हो चुका है, सो दे मे बी आज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. जैसे कि कुछ लड़कियां होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मली अभी जो कह रहे हैं नहीं, अभी मतलब कुछ इंसिडेंट हुआ है, जैसे कि इवन इन माई केस मैं अपना इंसिडेंट बता देता हूँ. नो सर आई एम नॉट अ ड्रिंकर. I had taken once a vodka of 30 ml during my friend's birthday party, and I was caught in the act of drunken driving. That led me to be a teetotaler. So कहने का मतलब वो है कि एक बार आप गलती करते हो आपकी अक्ल ठिकाना आ जाता है. सो मेरे साथ भी एक ऐसा हादसा हुआ जिससे मुझे पहली बार दारू लिया और मैं पीछे पिलियन राइडर में बैठा हुआ था और चला कोई और रहा था. फिर भी वो पुलिस मान नहीं रहा था क्योंकि हम दोनों को दोनों उतर गए थे. सो वहाँ पे थोड़ा क्लैशेस हो गया और पुलिस के साथ आर्गूमेंट नहीं कर पाए, और हम समझा रहे थे, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था. दैट वाज द मेडन सिचुएशन जिससे मेरा लाइफ का पूरा चेंजिंग हो गया, और आई हैड कम्प्लीटली आई एम द टीटोटालर यू कैन टेल. सो ओवरऑल आपकी निजी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ हादसा हो सकता है जिससे आपने गलती नहीं थी, पर आप कंज्यूम लेने के बाद आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी. आप अगर सही भी कह रहे हो, आप अल्कोहल कंजम्पशन के बाद आप कोई भी एक्ट अगर
सही भी कर रहे हो या गलत कर रहे हो, आपके साथ गलत हुआ पर आप सही हो, तो आपके साथ काफ़ी कुछ चार्जेस लग सकता है, क्योंकि आपको कोई मानेगा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे आप कंज्यूम्ड थे, अल्कोहल कंज्यूम्ड थे। ये सबसे बड़ा गुनाह था और मैं इस बात से खुशी था, मैं सिर्फ ड्रंक एंड ड्राइविंग में फंसा था। अगर कहीं लड़की छेड़छाड़ में, अगर दोस्त अगर लड़की छेड़छाड़ कर रहे हैं और वो कंप्लेंट कर दिया और हम सब दारू पिए हुए हैं, अब तो हमें जेल से छुड़ाने में मेरा माँ बाप भी काम नहीं आएंगे, उतना दिक्कत होगी। अगर आप लोग अगर दारू पीते हैं, आप घर पे अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करिए और वहीं सो जाइए। डोंट गो आउटसाइड एंड ऑल। आई डोंट इवन स्मोक। आप स्मोक करते हो, ये बोल सकते हो आई डोंट इवन स्मोक। ये आपको काफ़ी पता होनी चाहिए। जो भी एक्सपीरियंसेस है आप ऐसे शेयर करने से क्या होता है, वो एक ऑप्टिमिस्टिक आंसर है जो आप अपनी दिल से, तहे दिल से कह रहे हो। जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है उसके बाद मैं सुधर गया। सो यही मेरे कहने का मतलब, यानी मैं अपना स्टोरी बना रहा हूँ नेगेटिव। दे आर ऑल रियल एंड यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू वट एवर स्टोरी यू हैव। अगर आपको शेयर करनी है, यू कैन शेयर इट इन कॉमेंट सेक्शन। टेल मी द मार्क्स डिटेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 10th। ये एक ऐसा सवाल है जो आपको पूछा जा सकता है। दे वॉन्ट टू सी हाउ स्मार्ट यू आर। आपसे पूछा जाएगा कि फ्रॉम द 8th स्टैंडर्ड भी पूछा जा सकता है। आपको पता होनी चाहिए क्या क्या इसकी जवाब है। जैसे कि आई डिड माई 10th इन 2001 and secured that 73% from Telugu medium. Let me tell you guys, I am from Telugu medium and post 10th I took admission in 12th MPC and completed with the 70% marks. उसके बाद I did my graduation from Annamalai University, that is open university, that is open education, and with the percentage of 55, and followed by I had done my history Master of Arts in Tourism and Management with a 56%. Finally, I had done my MBA HR from Sikkim Manipal University, in which I got 64%, which I had completed in the year 2018. ये सब चीज़ें मैं अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि सर आई कैन मेक अप टू 7th class or 8th class, it is very well to make that and go through whatever the percentage you have got. You should give the good number for that because they have got everything. That personal information questionnaire is with them. वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर के अंदर जो भी आपने भरा है, आपको क्या लगता है, आपको परसेंटेज याद रखना बहुत ज़रूरी है। रेस्पेक्टिव कॉलेज है, स्कूल है, आपको बताना ही पड़ेगा। वो स्क्रूटनाइज किया जाएगा उस टाइम पे, उनके पास PIQ फॉर्म रहता ही है। अब बात आता है कोई भी डिफेंस रिलेटेड सवाल के बारे में। आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू नो अबाउट ब्रिक्स। सब जानते हैं ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स क्या है, पर ये नहीं जानते ब्रिक्स के अंदर कंटेंट क्या है। सब लोग हवा में उड़ते हैं, लेकिन उसका मेन मकसद क्या है ब्रिक्स एस्टैब्लिश करने का, ये कम ही लोग जानते हैं। जो भी मैंने डिफेंस रिलेटेड टॉपिक्स दिए हैं, प्लीज़ नज़रअंदाज ना करिए। प्लीज़ गो थ्रू वट एवर हैज़ बीन गिवन, वो आपके लिए काफ़ी काम आएगा। डिफेंस वीडियोज़ भी देखने की कोशिश करिए, उसमें ऑलरेडी मैंने पार्ट 4 तक समझाया गया है। गो थ्रू वट एवर हैज़ बीन गिवन। ब्रिक्स यानी अलग अलग देशों का नाम है, जो पहला लेटर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसको 2006 में फॉर्म किया गया है। इनिशियली इट वाज ब्रिक। उस टाइम पे साउथ अफ्रीका नहीं था, पर 4 साल के बाद साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हो चुका है। द आइडिया ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्रिक्स वाज इनिशिएटेड बाय रशिया। ये किसने इसको इनिशिएट किया? सबसे पहले रशिया ने इनिशिएट किया। जैसे कि अगला, द समिट्स आर हेल्ड एनुअली, प्रोग्रेस एंड न्यू गोल्स आर डिस्कस्ड देयर। क्या रीज़न है ब्रिक्स समिट क्यों होता है? कोई भी काम, कोई भी समिट, कोई भी मीटिंग होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी एजेंडा होता है, उसको डिस्कस करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, नया नया गोल्स के बारे में डिस्कस करने के लिए ये वहाँ पे मेंशन किया जाता है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ एमर्जिंग कंट्रीज़ which help each other in development projects, improved infrastructure, energy security, health, sustainable development, climate change। सब कुछ इसके अंदर रहता है, जो इनकी काम मेन इंटेंशन है, मेन रोल है इनका। सो जो भी एमर्जिंग कंट्रीज़ जो आपस में हेल्प करेंगे और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ, एवरीवेयर, इसमें क्लाइमेटिक चेंज के बारे में, जैसे कि आप जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, जो ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में, ये सब एक किस्म का एक इसका पार्ट्स है। देयर कमिंग टुगेदर आल्सो सेव्ड देम
फ्रॉम द 2008 रिसेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी रिसेशन होता है जैसे कि इस तरह का पैंडमिक सिचुएशन में भी एक दूसरे की कदर करते हैं, मदद करते हैं। और इट्स अ ब्रिज बिटवीन द डेवलप्ड वेस्ट एंड द डेवलप्ड कंट्रीज। इट हैज़ वर्क टू सम एक्सटेंट टू न्यूट्रलाइज द मोनोपोली ऑफ द USA in different international institutions. As the IMF still has the domination of USA, the BRICS countries have set up their own bank. ये जो भी देश है अपना अपना पैसा इन्वेस्ट करके, हम लोग वर्ल्ड बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा अपना ब्रिक्स से उधार ले सकते हैं और वापस उसको रीपे कर सकते हैं। तो हम लोग स्विस बैंक, जो भी वर्ल्ड बैंक है, वहाँ पे अभी भागने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना ही सब कुछ करेंगे इन्वेस्ट करके, जब रिक्वायरमेंट है तब हम लोग उधार ले सकते हैं। द न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर्स इन शंघाई, जो भी इसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो शंघाई के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिला है। चाइना विद एन इनिशियल सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ $50 बिलियन। सबसे ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है $50 बिलियन। टेल मी अबाउट स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये तो आपको एकदम ऑन द टिप्स होनी चाहिए, फिंगर टिप्स होनी चाहिए। क्या है स्टैचू ऑफ यूनिटी? इट इज़ अ स्टैचू ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर सरदार वल्लभ भाई पटेल, हु इज़ ऑल्सो नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया. It was launched on 31st October 2018. It is present world's tallest statue with a height of 182 meters. ये काफ़ी हाइटेड है, 182 मीटर, जो कि वर्ल्ड सबसे बड़ा स्टैचू कह सकते हो. It was praised and also faced so much criticism. इसको बनाते वक्त काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिला हमें. It is all about priorities. At present, India needs to invest in human development, poverty alleviation, improvement of agriculture before spending that much amount in honoring our leaders. Developed countries followed this principle, but it was already built, so it's better to put an effort to make as one of the best tourist spots in the world to at least get return of investment. ये हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट है. और ये चीज़ बताना चाह रहा है इन फेवर में क्या है. जैसे कि इस स्टैचू है, इट्स स्मॉल किंगडम जॉइन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट इंडिया. सो ए स्टैचू टू हॉनर हिम एज ए गुड आइडिया. द स्टैचू इंश्योर्स ही विल बी रिमेंबर्ड बाय द फ्यूचर जनरेशंस ऑल्सो. उसको सभी ये याद रखेंगे. देयर विल बी ए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट इज़ डेवलप्ड एज ए टूरिस्ट स्पॉट. इट विल बी ए प्लस टू टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. ऑब्वियसली जो भी फॉरेनर्स आएंगे इस स्टैचू को देखने के लिए जाएंगे ही जाएंगे. एंड हेंस विल बी ए प्लस फॉर द इकोनॉमी टू. वो आपको टूरिज़्म सेक्टर उस एरिया का इम्प्रूवमेंट होगा, काफ़ी हेल्प होगा नेशनल ग्रोथ पे. Many people are criticizing the move because of its cost, but the fact is that the total expenditure was not given by the Indian government. Only 200 crores was spent by the Indian government and the rest of the amount was given by the corporate sector under public-private partnership. वो कह रहा है कि सिर्फ 200 करोड़ का खर्चा हुआ, उससे ज़्यादा नहीं करके कह रहा है. पर जो भी आयरन यूज़ हुआ स्टैचू को अलग अलग जगह से 5 लाख विलेज से इसको इकट्ठा किया गया है. The Statue of Unity created employment opportunities and it is expected that the number of tourists will increase. It has the potential to generate more employment opportunities in the future. वहाँ पे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट और छोटी सी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे सेटअप होंगे, क्योंकि जब लोगों की मूवमेंट होगी वहाँ पे कोई भी स्टे करने का, वहाँ पे व्हीकल्स हो, चाहे वो कोई होटल्स हो, सब इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिक बढ़ेगा. All the huge statues of the world have a wide base, but the Statue of Unity, there is a gap between 2 feet of the statue, and that resulted in a narrow base. It is not an easy to build such a huge statue on such a narrow base. So Statue of Unity is a great example of India's engineering skills. इतनी अच्छी खूबसूरत वहाँ पे स्टैचू बनाया, जो कि गैप आप देख सकते हो, और इतनी छोटी सी नैरो फील्ड के अंदर इतनी हैवी कंस्ट्रक्शन करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है, जो ये अपना इंजीनियरिंग स्किल्स को लेकर. आप लोग इसका कॉन्स क्या है, क्या डिसएडवांटेज है, इनका अगेंस्ट क्या क्या ये सवाल दिए गए हैं, वो देख लेते हैं. इंडिया इज़ स्टिल डेवलपिंग कंट्री and has a lot of problems that need immediate attention, such as poverty, agriculture crisis. It's all about priorities. Instead of spending the amount for the
problems India is facing, building a statue worth rupees 2,500 crores seems to be a foolish decision. ये एक foolish decision हो सकता है 2,500 करोड़, बट इंडिया ने कहा, गवर्नमेंट ने 200, पर पता नहीं कितना ये सच है, 200 तो नहीं हो सकता. Environmentalists are opposing the Statue of Unity since the beginning because this project is a threat to the ecologically sensitive area. वो एरिया जो है एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, और साथ में आपको पता होनी चाहिए दिस इज़ लोकेटेड इन वडोदरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, जहाँ पे सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा नदी के ऊपर है, उस डैम के बाद जो पानी निकलता है वहाँ पे इनको कंस्ट्रक्ट किया गया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द सरदार नीड टू बी हॉनर्ड एंड रिमेंबर्ड, बट द वे टू डू इट मैटर्स ए लॉट. जो भी है कदर करेंगे, पर इस हिसाब से नहीं है. He was cremated as an ordinary person according to his wish. He is a simple person and wouldn't appreciate to move if he is alive today. अगर वो ज़िंदा होता ऐसे काम नहीं करता और वो encourage भी नहीं करता, क्योंकि वो काफ़ी सिंपल पर्सन थे. उसने अपने आप को क्रीमेट भी किया गया है. There are many more freedom fighters who did not get enough recognition. Indian government should have spent this money on making statues for all the main freedom fighters with that amount. If hospitals and schools in his name were built to honor him. आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, जैसे कि आप मायावती है, उन्होंने हाथी बनाना शुरू कर दिए थे, और आप लोग अगला एक स्टैचू देखेंगे छत्रपति शिवाजी का महाराष्ट्र में मुंबई के पास. आप यही एक स्टैचू अभी दोबारा देख रहे हैं. बस ऐसे स्टैचू बनाता जाएंगे तो अपनी जो इकोनॉमी है सही जगह पे, चाहे स्कूल्स हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे कोई भी हॉस्पिटल्स हो, उनमें अगर इन्वेस्ट करेंगे दैट विल बी द वेलफेयर ऑफ द पीपल. पर ऐसे काम करने से क्या मिलेगा आप लोगों को? आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे एक दूसरे का हेल्प होगा. अगला जो है, द इन्वेस्टमेंट वुड हैव हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड फ्यूचर जनरेशंस विल नो द लेगेसी ऑफ सरदार पटेल जी फॉर श्योर. बोथ गोल्स वुड हैव बीन अचीव्ड. देयर इज़ नो गारंटी दैट इट विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस. ये भी ज़रूरी है. इस पैंडमिक सिचुएशन में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हो गया, पिछला 1 साल से उसका कोई इनकम नहीं है. सो कुछ चीज़ें आपको याद रखने वाली चीज़, आपको पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करनी है. लोग होते हैं अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर ये ज़रूरी है कि आप कितना स्मार्ट हो, आप कहाँ पे पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. अगला सवाल देखा जाए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम. आपको पता होनी चाहिए क्या क्या मिसाइल्स है, उसका डिफेंस सिस्टम क्या है. आप लोग देखिएगा. दे हैव हेल्प्ड इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस. क्या इस मिसाइल सिस्टम्स आपको वर्ल्ड पीस मेंटेन करने के लिए हेल्प कर रहा है? नो. आंसर जो है नो. अटैक इज़ द सीक्रेट ऑफ डिफेंस. डिफेंस इज़ द प्लानिंग ऑफ एन अटैक विच इज़ गिवन बाय, ये आर्ट ऑफ वार है, ये सन त्जू ने दिया था. सो आप लोग देखिए, अटैक जो होता है वो सीक्रेट ऑफ डिफेंस है, पर जो डिफेंस होता है जो भी इज़ द प्लानिंग ऑफ एन अटैक कह सकते हो. देन वन ऑफ द फाइनेस्ट कोटेशन. अगर ये आप कह दोगे आपका तो नंबर पूरा बन जाएगा. Nuclear weapons are extremely lethal and can wipe out life on the earth, have actually worked as a deterrent to full-scale wars. We have seen 2 world wars and the second came to an end with the nuclear bomb being dropped by the USA in Japan. Since then, we haven't seen any open full-fledged wars, not because there have been no tensions among the countries and we all are living happily, but because of the reason that most of the developed and developing countries have nuclear arms. We have already seen the catastrophic effect it had on Japan, and with time we have developed even more powerful weapons which can fired from land or air or sea. Predictions are that the next nuclear explosion can wipe out life on earth. आप लोगों को याद करने वाली चीज़ क्या है? जो भी इसके अंदर आपको लगता है कि जैसे कि एट द एंड ऑफ द डे आपको पता होनी चाहिए, जो भी वर्ल्ड वार्स हुआ है, जो लास्ट में जो लिटिल बॉय और फैट बॉय बॉम्ब्स ड्रॉप किया था हिरोशिमा और नागासाकी 6th and 9th अगस्त ऑफ 1945, इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करके इसको सबको कंट्रोल करने की उनके पास पावर ले चुके हैं. सो कोई भी बंदा ऐसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करेगा जिससे पूरा इंसान मिट सकता है. Same is the case with India and Pakistan. There are tensions between both the countries throughout the year. At times, matters even escalate, but never have we fought a full-scale war with Pakistan since 1999. This is the
फॉर द सेम रीजंस बट दैट बोथ कंट्रीज हैव न्यूक्लियर वेपन्स। उसके बाद से कोई भी आपस में लड़ना काफ़ी कम हो गया, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं उनसे आपस में लड़ने के बाद। यहाँ पे देखा जाए, experts have been discussing that two major threats in front of us are climate change and nuclear weapons, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है इन न्यूक्लियर वेपन्स एक्सप्लोड करने के बाद। एंड दे हैव बीन अर्जिंग फॉर कंप्लीट डिसआर्ममेंट। टू सम एक्सटेंट दे आर राइट। व्हेन न्यूक्लियर बॉम्ब विल एक्सप्लोड द सरफेस विल बिकम हॉटर दैन द सन, and apart from the mass destruction and deaths, the generations of people and animals who survive will perish for many decades. Reports say that almost 2000 nuclear weapons are kept on high alert throughout the year. Any misunderstanding, miscommunication can lead to a disaster, and with the impulsive leadership, जो भी खटोर लीडरशिप रहता है वो तो अपना डिसीजन लेगा ही, खटोर आदमी। We are seeing around the world possibilities are higher than before. The bulletin of the atomic scientists advanced symbolic doomsday clock by 30 seconds in February, which indicates how the world leaders are failing in maintaining the peace. Apart from the country heads, several terrorist organizations are also trying very hard to obtain nuclear weapons. If by any chance they get nuclear arms, there we can't एवर इमेजिन द डिस्ट्रक्शन। ये गलत इंसान के अगर हाथ में चले गए हैं तो समझो कि धरती का तमाम हो चुका है। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जो भी यहाँ पे न्यूक्लियर डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनकी काफ़ी केयर करना पड़ता है। ऑल द कंट्रीज़ डू नॉट हैव वेरी हाई सिक्योरिटी फॉर देयर न्यूक्लियर आर्म्स। अपार्ट फ्रॉम गोइंग इनटू द रॉन्ग हैंड्स, द सिस्टम कैन आल्सो बी हैक्ड विद द कंट्रोल्स दैम। सो आजकल यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम भी आ गया, आप आराम से उसको सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। कंक्लूजन क्या है? बोथ आर्गूमेंट्स हैव इक्वल वेट। दोनों अपने अपनी जगह सही है। वी हैव एंटर्ड एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन वेयर वी हैव टू डील विद ग्लोबल प्रॉब्लम्स। नो सिंगल कंट्री कैन कम्प्लीटली सॉल्व देम। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट एंड कोऑपरेट विद ईच अदर विद जस्टिस, नेगोशिएशन एंड मेच्योरिटी टू सेव आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ। सो आपको याद रखनी है। सो आपको जो भी इस कंटेंट दिया गया है दैट विल हेल्प यू। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, सर देर इज़ समथिंग करेक्शंस एंड आई वांट सम हेल्प समवेयर, यू कैन कॉल मी फॉर असिस्टेंस। एंड थैंक you guys. Have a good day, have a great life for your lengthy period of 50 minutes, and I am very glad that if you had finished 50 minutes completion, you can message me in this WhatsApp section. Thank you. Have a good day, have a great life.